सोचिए, आप आधी रात को एक अजीब सी थपथपाहट से जागते हैं। उठकर आप खिड़की से बाहर देखते हैं। मीलों दूर एक नीली चमकती हुई रोशनी सीधे आसमान की तरफ जा रही है। एक ऐसी रोशनी जो आंखों को चुभती नहीं, बल्कि किसी हिप्नोसिस की तरह अपनी तरफ खींचती है। आप बालकनी में आकर खड़े होते हैं, पर तभी हवा में कुछ बदलता है। हवा में एक अजीब धुएं की बू है, पर धुआं नहीं। जुबान पर अचानक एक ठंडा स्वाद आता है, जैसे किसी ने जीभ पर जंग लगा हुआ सिक्का रख दिया हो। आप कुछ सोच पाते तब तक हवा में घुली हुई मौत गोलियों की रफ्तार से आपके जिस्म के आर पार गुजर रही है। दिमाग अभी कुछ समझ भी नहीं पाया है और आपके खून के अंदर आपका अपना डीएनए चलना शुरू हो चुका है। अगर मैं आपसे कहूं कि यह किसी एपोकैलिप्टिक किताब का पन्ना नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास का सबसे डरावना दिन था, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह था चेरनोबिल। मेरा नाम है रामाकृष्ण दीक्षित और आज की कहानी किसी पुरानी हवेली या आत्मा की नहीं है। आज कहानी एक ऐसे दुश्मन की है जिसका ना कोई चेहरा था और ना ही कोई आवाज। एक ऐसी आग जो बिना जलाए इंसान को जिंदा पिघला रही थी। छब्बीस अप्रैल 1986 यूक्रेन का प्रिपेयर्ड शहर गहरी नींद में था। रात के ठीक 1:23 पर एक भयानक धमाका हुआ। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट की छत हवा में उड़ चुकी थी और उसके अंदर से आसमान की तरफ वो मौत की नीली रोशनी निकल रही थी। शहर के फायर स्टेशन पर इमरजेंसी बेल बजी। डजन्स फायर फाइटर्स अपनी गाड़ियों में बैठ कर निकले। उन्हें लग रहा था ये किसी आम फैक्ट्री की आग है। उनके पास सिर्फ कैनवस की यूनिफॉर्म थी, हाथों में पतले रबड़ के ग्लव्स, और इन्हीं लोगों में था 25 साल का वैस्ली इग्नाटेंको। उसकी नई नई शादी हुई थी, पत्नी प्रेग्नेंट थी। जब वैस्ली और उसकी टीम उस टूटी हुई छत पर पहुंचे तो वहां पर आग नहीं थी, बल्कि जमीन पर काले रंग के अजीब पत्थर बिखरे हुए थे। एक फायर फाइटर ने आगे बढ़कर उस काले पत्थर को उठाया और वो पत्थर अंदर से हल्का गर्म था, पर अगले ही सेकंड उसकी हथेली में एक ऐसी जलन हुई जो उसने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने वो पत्थर जमीन पर फेंक दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कोई आम पत्थर नहीं था, वो उस रिएक्टर के दिल का हिस्सा था, ग्रेफाइट, जिसे सिर्फ छूने भर से उस फायर फाइटर के हाथ की स्किन उसके मांस से अलग हो चुकी थी। रेडिएशन कोई आम आग नहीं है। यह आपको बाहर से नहीं जलाती, यह सीधा आपकी कोशिकाओं को अंदर से फाड़ देती है। कुछ ही घंटों के अंदर वैस्ली और बाकी सभी फायर फाइटर्स को सीधा मॉस्को के हॉस्पिटल नंबर 6 में भर्ती करा दिया गया। अब खुद को ल्यूडमिला की जगह रखिए। वो प्रेग्नेंट थी। अपने पति की खबर सुनकर वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर्स ने उसे समझाया, वो अब तुम्हारा पति नहीं है, वो एक रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट बन चुका है, उसके करीब मत जाना, मौत के करीब जाने जैसा था। पर एक मजबूर पत्नी अपने पति को दूर से तड़पता कैसे देख सकती थी? उसने 1000 सवाल किए, पर जवाब वही था, अब वो इंसान उसका पति नहीं था। पहले दिन वैस्ली को लगातार उल्टियां आईं। उसका पूरा जिस्म लाल पड़ चुका था, पर ठीक 2 दिन बाद एक चमत्कार जैसा हुआ। वैस्ली को ठीक लगने लगा, उसकी जलन कम हो गई। वो उठकर बैठा, हंसने लगा। ल्यूडमिला को लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन मेडिकल साइंस में इस वक्त को द वॉकिंग घोस्ट फेस कहते हैं। वैस्ली को लगा कि वो ठीक हो रहा था, पर सच उससे बहुत ज्यादा भयानक और डरावना था। उसके अंदर का सेल्यूलर ब्लूप्रिंट
पूरी तरह खत्म हो चुका था। कहते हैं उसका शरीर बस देखने के लिए जिंदा था, पर असल में वो बहुत पहले ही मर चुका था। कुछ ही दिनों बाद वो डर वापस आया और इस बार उसने कोई रहम नहीं किया। वेस्ली की स्किन सूख कर उसके जिस्म से गिरने लगी, उसके अंदर के ऑर्गन्स पिघल कर उसके मुंह से बाहर आने लगे। ल्यूडमिला ने रोते हुए वेस्ली को दिलासा देने के लिए उसका हाथ पकड़ा और उसका हाथ पकड़ते ही वेस्ली की स्किन किसी गीले कागज की तरह फट कर ल्यूडमिला के हाथों में आ गई। उस घुटन और मजबूरी का अंदाजा लगाइए, जहां आपकी आंखों के सामने आपका अपना कोई जिंदा राख बन रहा है और मदद के लिए चीखने पर सिर्फ मौत का सन्नाटा हो। वहां का नजारा इतना खौफनाक हो चुका था कि उन्हें बचाने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को भी उनके पास जाने से रोक दिया गया। वो लोग अब जिंदा नहीं थे, वो अब पूरी तरीके से एक चलती फिरती रेडियो एक्टिव आग में बदल चुके थे। लगभग 14 दिनों तक उसके जिस्म में जलन और दर्द की ये भयानक तड़प चलती रही और आखिर में वेस्ली की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। आपको लग रहा होगा कि मौत का खेल वहीं खत्म हो गया, लेकिन नहीं। मौत के बाद भी उसका जिस्म लगातार वही रेडियो एक्टिव जहर उगल रहा था। उसकी लाश अब कोई आम इंसानी लाश नहीं थी, वो अब एक ऐसे जहरीले बॉम्ब में बदल गई थी जो हमेशा एक्टिवेटेड रहने वाली थी, जिसे मिटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। ना तो उसे जलाया जा सकता था और ना ही सीधा दफनाया। आखिर में उसे एक प्लास्टिक, लकड़ी और लेड 3 परतों वाले एक भारी ताबूत में बंद करके कंक्रीट से सील कर दिया गया। उसे दफन नहीं किया गया था, बल्कि दुनिया को उससे बचाने के लिए उसे कैद किया गया था। आज प्रीपियत एक खाली खंडर बन चुका है। वहां के झूले रुक गए हैं, घरों में बिखरे हुए खिलौने बर्फ में दब चुके हैं। पूरे शहर में 50,000 लोगों की आबादी थी और आज वहां सिर्फ एक ठहरा हुआ सन्नाटा है, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। आज जो टूरिस्ट वहां जाते हैं वो सिर्फ दूर से उस प्लांट को देखकर लौट आते हैं। उन्हें लगता है कि मौत सो चुकी है, लेकिन रिएक्टर नंबर 4 के उस टूटे हुए मलबे के ठीक नीचे आज भी एक ऐसी चीज जिंदा है जिसे दुनिया द एलिफेंट्स फुट कहती है। पिघला हुआ कंक्रीट, स्टील और न्यूक्लियर फ्यूल, उससे पिघल कर बना हुआ एक डरावना हाथी का पैर। इंसान जब नेचर और साइंस के नियमों के साथ खेलता है ना, तो उसे लगता है कि वो खुद भगवान बन गया है। हम दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं, पर यूक्रेन के प्रीपियत के उन खाली सड़कों पर चलती ठंडी हवा में याद दिलाती है कि इंसान का वजूद कितना कमजोर है। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और जाते जाते बस याद रखिए, जरूरी नहीं कि सबसे डरावने शैतान मौत के बाद मिलते हैं या उनका कोई भयानक चेहरा होता है। दुनिया के सबसे खौफनाक शैतान बिना आवाज किए हमारे बीच रहते हैं, बस एक गलती के इंतजार में। चेरनोबिल की ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी प्लेलिस्ट हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज की बाकी सारी कहानियों को सुनिए जाके।